हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द न्यू पार्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आज की क्लास हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे और हमने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस स्टार्ट करवाया था। हमने ये बताया कि इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। साथ में मैंने आपको बताया था इंडिफरेंस मैप क्या होता है। आज का टॉपिक हमारा शुरू होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। मार्जिनल rate of substitution. What is marginal rate of substitution? तो marginal rate of substitution का मतलब है rate at which one commodity is sacrificed for one unit of another commodity without disturbing the level of satisfaction. इसका मतलब ये होता है कि आप एक कमोडिटी का कितना यूनिट सैक्रिफाइस करने को तैयार हो ताकि आप दूसरे कमोडिटी का एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम कर पाओ, और इस प्रोसीजर में आपका सेटिस्फैक्शन लेवल भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर गुड एक्स एंड वाई निकालते हो तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब मैं आपको इसको समझाने के लिए इंडिफरेंस कर्व पे लेके जाए इंडिफरेंस शेड्यूल पे लेके जाता हूं। तो ये एक इंडिफरेंस शेड्यूल है। इसी तरीके का इंडिफरेंस शेड्यूल लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस करवाया था। आज समझाने के लिए एक इंडिफरेंस शेड्यूल हम वापस से लिए। इस इंडिफरेंस शेड्यूल में अगर आपको एमआरएस एक्स वाई निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यहां पे देखिए पहला वाला आप छोड़ दीजिए। वाई का कितना यूनिट इंक्रीज हो रहा है मेरे बच्चों? एक। और एक्स का कितना यूनिट सेक्रीफाइस हो रहा है? 5। ये कहा जाएगा 1:5 इज एमआरएस। सिमिलर वे में नेक्स्ट में y का कितना यूनिट इंक्रीज हो रहा है? 1। और x का कितना यूनिट सेक्रीफाइस हो रहा है? 4। सिमिलर वे में नेक्स्ट में 1:3, फिर 1:2 और फिर लास्ट में 1:1। किसी भी बच्चे को यहां डाउट है? नहीं। तो इस तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकाला जाता है। इट इज द रेट। इस रेट पे जब सैक्रिफाइस हो रहा है तो हमें यह समझ में आ रहा है कि जो सेटिस्फैक्शन हमें कॉम्बिनेशन ए में मिल रहा था, सिमिलर सेटिस्फैक्शन हमें कॉम्बिनेशन बी में मिल रहा है। वही सेटिस्फैक्शन लेवल हमें सी डी ई सारे कॉम्बिनेशन में, एफ में भी हमें वही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यानी कि जो खुशी हमें 20 यूनिट्स ऑफ एक्स, अच्छा ये 6 होगा, हाँ मैंने यहाँ पे 1 लिखा था, ये 6 होगा, ठीक है। जो खुशी हमें 20 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ वाई में मिल रही थी, सिमिलर खुशी हमें 5 यूनिट ऑफ एक्स और 6 यूनिट ऑफ वाई में मिल रही है। तो सेटिस्फैक्शन लेवल हमारा कांस्टेंट है और जिस रेट में ये डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है उस रेट को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। समझ में आई बात? अब जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो ये है कि हम जब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करते हैं, जब हम ये इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो हम अपने माइंड में क्या अजम्पशंस रखते हैं। आइए एक एक अजम्पशंस को हम लोग डील करते हैं। तो हमारे पास 5 अजम्पशंस होते हैं जब हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं। अजम्पशंस फॉर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्या क्या अजम्पशन है सर? पहला अजम्पशन आपको इंडिफरेंस कर्व बनाने के टाइम पे याद रखना है कि कंज्यूमर का रेशनैलिटी। रेशनैलिटी का मतलब क्या होता है सर? आपको यह मानना है कि कंज्यूमर रेशनल है, मतलब कंज्यूमर एम करता है अपना सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए। कंज्यूमर एम्स टू मैक्सिमाइज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने का वो सोच रहा है। इस तरीके के कंज्यूमर को हम कहते हैं रेशनल कंज्यूमर। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में कंज्यूमर को रेशनल माना गया है। दूसरा पॉइंट यह है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी है। ऑर्डिनैलिटी भी आप बोल सकते हो। ऑर्डिनैलिटी का मतलब है कि यूटिलिटी ऑफ वेरियस कमोडिटीज कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डर। यूटिलिटी ऑफ वेरियस कमोडिटीज can be arranged in
ऑर्डर्स। मतलब क्या है सर इसका मतलब ये है कि आप ये बता सकते हो अगर 4 कमोडिटी है तो किस कमोडिटी से आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, किससे उसके बाद, किसका उसके बाद और किसका उसके बाद। यू कैन ऑर्डर देम, यू कैन मेक द ऑर्डर ऑफ यूटिलिटी, किससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और किससे कम मिल रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था कि एक बच्चा है, वो अगर शर्ट पैंट टी शर्ट का एग्जांपल मैंने शायद दिया था क्लासेस के साथ, तो रैंक कर पा रहा था उसको, तो वो जो रैंकिंग कर पाता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनैलिटी। तीसरा अजम्पशन बनता है इसमें नॉन सटाइटी। नॉन सटाइटी का मतलब क्या है सर? नॉन सटाइटी का मतलब है कि कंज्यूमर इज नॉट ओवर सप्लाइड विद द कमोडिटी। आपके पास वो कमोडिटी लिमिटेड होनी चाहिए। आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एयर पे नहीं कर सकते हो, आप वाटर पे नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो चीज आपके पास अबेंडेंस में मौजूद है। तो अब जब अबेंडेंस में मौजूद नहीं हो, लिमिटेड हो, यू आर नॉट ओवर सप्लाइड, तभी आप इंडिफरेंस कर्व बना सकते हो। तो इसमें पॉइंट क्या बनता है? कंज्यूमर इज नॉट ओवर सप्लाइड विद द कमोडिटी, ये आपका बनता है नॉन सटाइटी पॉइंट। फोर्थ आता है ट्रांजिविटी ऑफ चॉइस। व्हाट डज दिस मीन सर? ट्रांजिविटी ऑफ चॉइस। ट्रांजिविटी ऑफ चॉइस का मतलब है कि कंज्यूमर अपने चॉइस को लेके एकदम पक्का है कि मुझे पता है कि मुझे क्या बेहतर लगता है और क्या बेहतर नहीं लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक कंज्यूमर है, मान के चलो ये है उदय। उदय, तुम्हारी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है बेटा? सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में मुंबई। तो अगर मैं पूछूं कि तू मेरे को बता केकेआर और मुंबई में तेरे को कौन अच्छा लगता है, तो तू क्या बोलेगा? सर मुझे केकेआर अच्छा लगता है। सिमिलर वे में अगर मैं तेरे से पूछूं सीएसके और केकेआर में तुझे क्या अच्छा लगता है, तो तू क्या बोलेगा? सर मैं सीएसके अच्छा लगता है। अब आप बच्चे बताना, तो इसके अकॉर्डिंग्स में सीएसके और मुंबई में इसको क्या अच्छा लगना चाहिए? सर सीएसके अच्छा लगना चाहिए। ये कहलाता है ट्रांजिविटी ऑफ चॉइस। यू आर क्लियर रिगार्डिंग योर चॉइस, you know that your favorite team is CSK, thereafter KKR and thereafter Mumbai. That's why you have chosen KKR over MI, CSK over KKR, and similarly you will choose CSK over MI. This is called transitivity of choice. इसको मतलब हम लोग बोलते हैं clarity of choice. Clarity of choice. This is fourth assumption, and a very important assumption of indifference curve is diminishing marginal rate of substitution. Diminishing marginal rate of substitution. What does this mean? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब है एक कमोडिटी को कितना आप सेक्रीफाइस करने को तैयार हो ताकि दूसरी कमोडिटी का एक यूनिट बढ़ाया जा सके विदाउट डिस्टर्बिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब आप नोटिस करो टेबल के तरफ में, इस टेबल में आपको दिख रहा होगा इनिशियली गुड एक्स का 5 यूनिट सेक्रीफाइस करने को कंज्यूमर तैयार था एक वाई के लिए, लेकिन ये जो रेट है 1:4, 1:3, 1:2, 1:1 हो गया, जो ये डिनोट करता है कि कंज्यूमर इवेंचुअली रिड्यूस करता है दूसरी कमोडिटी को पहले कमोडिटी के ऊपर में। मतलब उससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था इनिशियली गुड वाई पे, दैट वाज इक्विवेलेंट टू 5 यूनिट ऑफ गुड एक्स, बट लेटर ऑन ये जो सेटिस्फैक्शन 1 यूनिट से मिल रहा था वो 4 पे तब्दील हो गया, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे, इस तरीके से रेट जो है फॉल हुआ है। दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, व्हिच मींस कि इनिशियली द कंज्यूमर sacrifices more unit of good X for good Y, but later on he sacrifices lesser and lesser units. इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये 5 एजम्पशंस पे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच डिपेंड करता है, इंडिफरेंस कर्व बनता है। ये 5 चीजें मानी गई हैं तभी इंडिफरेंस कर्व बना है, और इनको नहीं मानोगे तो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ही नहीं और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आप नहीं कर पाओगे। यहां तक पहले हम लिखेंगे, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है बजट लाइन। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। आई टोल्ड यू कि बजट लाइन स्टार्ट करेंगे, बट बजट लाइन से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें करना है। वो क्या है सर? वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये जो क्वेश्चन मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको और ये जो टॉपिक कराने जा रहा हूं, आप मान के चलो ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एग्जाम में कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ है बच्चों की इसमें मिस हुआ है। ये
बोर्ड्स में नहीं आएगा तो हो सकता है फर्स्ट टर्म में आए, फर्स्ट टर्म में नहीं आया तो प्री बोर्ड्स में आएगा, या आपका कभी ना कभी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन में से एक है। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो आइए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व को चेक करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। हमारी किताब में इंडिफरेंस कर्व की 4 प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा हुआ है, बट मैं आप लोगों को 5 प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। क्या आप बात कर रहे हो सर, 4 लिखा हुआ है, आप 5 क्यों पढ़ाओगे? 5वां भी एक जरूरी है, उसको भी सीख लोगे तो बेहतर है। तो सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व को अगर आप देखोगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका पूरा नोट्स लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को, खाली सुनोगे आप ध्यान से। इंडिफरेंस कर्व को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडिफरेंस कर्व जो है ये ऊपर से नीचे आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये डिनोट करता है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ये स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होता है सर? वो इसलिए होता है कि जब आप गुड y का या गुड x से अगर आप कंपैरिजन करते हो, अगर आपको गुड x का 1 यूनिट बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है गुड y का कुछ यूनिट आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या गुड y का अगर आपको यूनिट बढ़ाना है तो गुड x का यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ताकि आप सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बरकरार कर सको। अब जाहिर सी बात है, अगर आप एक को बढ़ाओगे और दूसरे को घटाओगे नहीं तो जिसमें ज्यादा है उससे आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दैट्स द रीजन हम लोग इंडिफरेंस कर्व को लिखने की जरूरत नहीं है अनीक, ये नहीं है नोट्स, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। नोट्स का हम लिखवाएंगे पूरा, आपको अभी कुछ मत लिखो, ठीक है? पूरा नोट्स इसका बकायदा बनवाएंगे आपको, ध्यान से सुनो खाली। तो 1 यूनिट आपको अगर बढ़ाना है x का तो आपको y के कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करने होंगे ताकि आप सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मेंटेन कर सको। इस वजह से इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, यानी 1 यूनिट बढ़ रहा है तो दूसरा यूनिट घट रहा है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल घट रहा है। इस चीज की वजह से इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है। दूसरी प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की यह है, इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ऑरिजिन। इसका शेप कैसा है? कन्वेक्स टू ऑरिजिन। सर मतलब अगर आप इंडिफरेंस कर्व को ऑरिजिन से देखोगे, कहां से देखोगे? ऑरिजिन, यहां पे तुम्हारी निगाह है तो तुम्हें ये कन्वेक्स शेप का कर्व नजर आएगा। कन्वेक्स और कनकेव में फर्क पता है ना? अगर आपकी ये आंख है, आप यहां पे आईज रखते हो, और अगर आपको कर्व केव की तरह नजर आए तो उसे हम बोलते हैं कनकेव, और अगर वो आपको उभरा हुआ नजर आए तो उसे बोलेंगे कन्वेक्स। तो अगर आप ओरिजिन में अपनी निगाह रखोगे तो आपको इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा दिखेगा? कन्वेक्स टू ऑरिजिन। कैसा दिखेगा? कन्वेक्स टू ऑरिजिन। ये कन्वेक्स टू ऑरिजिन क्यों है? ये कन्वेक्स टू ऑरिजिन है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के वजह से, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कंटिन्यूअसली गिरता है, इस वजह से ये जो आपका इंडिफरेंस कर्व का शेप है ये आपका कन्वेक्स है। आप देख सकते हो यहां पे देखो, ये y का 1 यूनिट है, यहां पे y का दूसरा यूनिट, तीसरा, चौथा, पांचवा, मान के चलो, ठीक है? ये हम x का ले लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि इनिशियली जो है x का ज्यादा क्वांटिटी सैक्रिफाइस हो रहा है और बाद में जाके x का कम क्वांटिटी सैक्रिफाइस हो रहा है। इस कारण की वजह से इसका शेप जो है कन्वेक्स टू ऑरिजिन है। अगर ये इंक्रीजिंग एमआरएस होता तो इसका शेप कुछ इस तरीके का होता। अगर ये कांस्टेंट एमआरएस होता तो ये स्ट्रेट लाइन होता। क्योंकि ये डिमिनिशिंग एमआरएस है, इस वजह से इंडिफरेंस कर्व का शेप जो है वो आपका कन्वेक्स टू ऑरिजिन पाया जाता है। समझ में आई बात? तीसरे पॉइंट पे हम लोग मूव करते हैं। तीसरा पॉइंट है हायर इंडिफरेंस कर्व मींस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व मींस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब ये क्या है सर? अब ध्यान से देखना, यहां पे आपको समझ में आएगा। अब यहां पे मैं एक कर्व ले रहा हूं, 2 कर्व है, एक है आईसी नंबर 1, फिर है आईसी नंबर 2 और एक है आईसी नंबर 3। ये 3 इंडिफरेंस कर्व हमारे पास यहां मौजूद हैं। अगर आप इंडिफरेंस कर्व 1 में देखोगे, y का यूनिट तो तीनों में सेम है, लेकिन x इसमें थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा x ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा है। तो जिसमें x का क्वांटिटी ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा। y तो सब में सेम है, x सब में बढ़ते चला जा रहा है। इस वजह से जो इंडिफरेंस कर्व जितने ऊपर होगा उसका सेटिस्फैक्शन लेवल उतना ज्यादा होगा। इन 3 इंडिफरेंस कर्व में सबसे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कौन सा कर्व डिनोट कर रहा है? आईसी नंबर 3। और सबसे कम सेटिस्फैक्शन कौन डिनोट कर रहा है? आईसी नंबर 1। ये सबसे कम है और ये सबसे ज्यादा है। आप जितने ऊपर जाते जाओगे आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उतना बढ़ता चला जाएगा। चौथा पॉइंट है टू इंडिफरेंस कर्व नेवर
इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी याद रखना, इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं कर सकते? आइए समझते हैं, अगर ये इंटरसेक्ट कर जाए तो क्या प्रॉब्लम अराइज होगा। मान के चलो ये एक इंडिफरेंस कर्व है आईसी नंबर 1 और ये एक इंडिफरेंस कर्व है आईसी नंबर 2। अब देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या ये इंटरसेक्ट सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इसको आप समझिएगा। ये एक पॉइंट है, ये है पॉइंट ए, ये सिमिलर उसके सीधे में पॉइंट है पॉइंट बी, और ये इंटरेक्शन पॉइंट है पॉइंट नंबर सी। इसका मतलब भाई अपना फोन बंद करिए, इसका साइलेंट मोड होता है, एक तो दबाइएगा बटन को ना, फोन साइलेंट हो जाता है। हम फ्लाइट मोड में रख के क्लास कराते हैं और आप इतने इंपॉर्टेंट हो कि आपका फोन साइलेंट मोड में भी जा सकता है। बहुत डिस्टर्बिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम एकदम साइलेंट मोड में रखना अपने फोन को। देखो ध्यान से सुनोगे बात को। इधर हमने बताया कि इंडिफरेंस कर्व नंबर 2 और इंडिफरेंस कर्व नंबर 1 क्या हो रहा है बेटा, आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है। अब आप देखो ये क्यों नहीं हो सकता, ये समझो। मान के चलिए कि ए में जो है और बी में वाई का सेम क्वांटिटी है, एक्स का अलग अलग क्वांटिटी है। एक्स यहां पे 1 है और यहां पे एक्स 2 है। अगर हम इस कर्व के अनुसार देखें तो जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ए में मिल रहा है वही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन किस में मिल रहा है, सी में मिल रहा है, क्योंकि ए और सी दोनों लाई करते हैं इंडिफरेंस कर्व नंबर 2 में। और सिमिलर वे में बी में जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उतना ही सेटिस्फैक्शन किस में मिल रहा है, सी में। इफ क्योंकि बी और सी इंडिफरेंस कर्व नंबर 1 में लाई करते हैं, अगर a इक्वल्स टू सी है और b इक्वल्स टू सी होगा, इसका मतलब ये हो गया कि a इक्वल्स टू क्या हो गया, b। लेकिन क्या a और b में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है? द आंसर इज नो, बिकॉज a में x का यूनिट कम है और b में x का यूनिट ज्यादा है। तो ये पॉइंट एब्सर्ट हो जाता है। इस कारण से दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। एक और पॉइंट है जिसको बुक में पॉइंट बना के नहीं लिखा है, लास्ट में नोट बना के लिख दिया है, उसको भी मैं लिख देता हूं, पांचवा पॉइंट बोल के, इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एक्सिस। कोई भी एक्सिस को वो टच नहीं करेगा। हमने जितना भी कर्व बना के दिखाया, कोई भी कर्व आपका कोई एक्सिस को टच नहीं कर रहा था। देखो ना कोई वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ना कोई एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ये बताता है कि एटलीस्ट एक यूनिट हर कमोडिटी का होना मैंडेटरी है। मैंने जो शेड्यूल भी बनाया था, अगर आप रिकॉल करके देखोगे तो मैंने y का 1 यूनिट से स्टार्ट किया, y के 0 यूनिट से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि y कम से कम एक होना मैंडेटरी है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये 5 प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व की आपको दिमाग में घुसा लेनी है। पहली प्रॉपर्टी कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दूसरी प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ऑरिजिन है। तीसरी प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर होगा उतना सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होगा। चौथा पॉइंट इंडिफरेंस कर्व, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और पांचवा पॉइंट इंडिफरेंस कर्व कोई भी एक्सिस को टच नहीं करता। ये 5 प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की होती है। ये एग्जाम में आने वाला और सबसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और आप अक्सर देखोगे कि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, मैं पहले इसका नोट्स लिखवाऊंगा, फिर हम देखेंगे हमारे पास अगर टाइम बचता है तो वी विल मूव अहेड। एल्स बाकी का टॉपिक जो है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड किया जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच एंड बाय बाय।